नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है और इस हमले में यूक्रेन ने 4 एयरबेस को निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एनडीटीवी इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूस के 40 लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया है। दावे के मुताबिक इसमें A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक नुकसान की लागत $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। रूस का बिलाया एयरबेस यूक्रेनी सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर और ओलनिया एयरबेस करीब 1800 किलोमीटर दूर है। और जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव, ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो यूक्रेन ने रूस पर किया है। 4 एयरबेस को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 40 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट थे जिनको तबाह करने का दावा फिलहाल यूक्रेन कर रहा है। और यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो एजेंसी है उसने इसको अंजाम दिया है। और हमारे सहयोगी उमाशंकर बता रहे हैं कि कैसे आखिर इतना बड़ा हमला अंजाम दिया गया। 2022 फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रविवार का यूक्रेन का हमला रूस के भीतर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबर है। इसमें मॉस्को के पास के 2 क्षेत्रों इवानोवो और रयाजान के अलावा मुर्मांस्क और इरकुत्स्क क्षेत्र तक के एयरबेस पर हमला किया गया, जिसकी रूस यूक्रेन सीमा से हवाई दूरी जो है करीब 4500 किलोमीटर है। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन्स ने कैसे मार किया, क्यों रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में नाकाम रहा। इसे कुछ फोटोज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर नंबर 1 ये बताता है कि यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट जो है वो कहती है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है उसने यूक्रेन पर इतने बड़े ड्रोन हमले की जो योजना है उस पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया और इसके लिए उसने FPV ड्रोन्स के जो पैकेट्स हैं वो रूस के भीतर पहुंचाए, जो कि पिक्चर नंबर 2 बताती है। इसे किस तरह पहुंचाया गया इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जब ये ड्रोन एक बार रूस पहुंच गए इसके बाद उन ड्रोन्स को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था, उसे उस तरह से बनाया गया। और उसके बाद हम आते हैं फोटो नंबर 4 पर। इन कंटेनरों को लकड़ी के बने बड़े केबिन के भीतर रखा गया और इन केबिनों को ट्रक पर रखा गया और इन केबिनों के छत को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये जो वीडियो है उसमें आपको नजर आएगा, जिसमें ट्रक पर लदे जो केबिन है उससे ड्रोन उड़ता हुआ दिख रहा है और ये ड्रोन उड़कर जो है वो रूस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। उन बक्सों को ट्रक पर लकड़ी के बने कंटेनरनुमा घरों के अंदर जो रखा गया उसको सही समय पर ट्रकों की केबिन से छत को खोलकर उसे उड़ाया गया उन ड्रोन्स को, और वो इस तस्वीर में साफ नजर आती है। और जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ ये देखा जा सकता है कि ड्रोन जो ट्रक पर लदे जो केबिन है उससे कैसे निकल रहे हैं और उसके ठिकानों पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। ये भी जानकारी आई कि स्पाइडर वेब योजना को अंजाम देने वाले तमाम जो एजेंट्स हैं, जो यूक्रेन के एजेंट हैं, वो समय रहते घर लौट चुके हैं, अपने देश वापस आ चुके हैं। और इस हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को देखें तो ये कुछ लेबनान में इजराइल की तरफ से जो पेजर धमाके किए गए थे उसी तरह का लगता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जाकिर हुसैन साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीनियर फेलो एट इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मेरे सहयोगी उमाशंकर भी जुड़ गए हैं। उमाशंकर, आपने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे हमला हुआ, लेकिन नुकसान के भी बारे में जानकारी दीजिए कि कितना नुकसान रूस को हुआ है।
जी देखिए, $200 बिलियन के नुकसान की बात की जा रही है, लेकिन जो अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है उससे ज्यादा बात आगे जाती है। ये भी जानकारी आ रही है कि इसमें इस हमले में एआई का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के जो पोल्टोवा म्यूजियम में जो T-95 जो एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, जिनका मॉडल रखा हुआ है, उन मॉडल्स के इस्तेमाल के जरिए उसकी प्रैक्टिस की गई कि कैसे TU-95 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जाएगा। तो बहुत ही एक विस्तारित योजना थी और यूक्रेन की मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में कहा था राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि डोंट हैव कार्ड, तो यूक्रेन के पास अभी भी कुछ कार्ड है, जिसका कि एक अभी उसने मुजाहिरा किया है, एक उदाहरण उसने अभी दिखाया है और 4 एयर बेसेस को इस तरह से निशाना बनाया है जो हजारों किलोमीटर दूर हैं यूक्रेन की सीमा से। तो एक बहुत बड़ा हमला। और दूसरी बात ये इन भी कही हमलों जा को रही है रोक कि क्यों नहीं पाया रूस, उमाशंकर? जी, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो ड्रोन वॉरफेयर है, बिल्कुल नए तरीके का वॉरफेयर है। इसमें दर्जनों की तादाद में, अगर सैकड़ों की नहीं तो दर्जनों की तादाद में ड्रोन एक साथ उड़ते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। दूसरी तरफ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइलों को रोकने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। और अगर एक ड्रोन जो कि अपेक्षाकृत कम कीमत का होता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत महंगा अगर मिसाइल इस्तेमाल किया जाए तो वो संभव नहीं है, ना तो वित्तीय तौर पर और ना ही स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ड्रोन जो है वो बड़ी तादाद में उड़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कैसे दर्जनों ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और वो भी एयरबेस के पास जाकर। तो इसकी जो योजना है, जो इसका एग्जीक्यूशन है, इस तरीके से किया गया कि रूस को कानो कान खबर नहीं लगी। हालांकि जब बड़े पैमाने पे ड्रोन भेजे जाते हैं तो एंटी एयरक्राफ्ट गन और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके उसको रोका जाता है, लेकिन ये प्लानिंग इस तरह की थी और इसको एग्जीक्यूट इस तरह से किया गया कि रूस की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है वो धरी की धरी रह गई। कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि S400, S500 जैसे सुरक्षा जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है रूस के पास है, फिर भी क्यों नहीं रोक पाई। इसका जवाब जो है इस रिपोर्ट में है, जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। ठीक है, बने रहिए उमाशंकर, हम लौट रहे हैं आपके पास। जाकिर साहब भी हमारे साथ हैं। जाकिर साहब, एक तरफ तो ये हो रहा है कि भाई युद्ध खत्म हो, उस पर बातचीत हो, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। तो युद्ध खत्म हो रहा है, युद्ध बढ़ रहा है? नहीं, दोनों दोनों अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं कि बार्गेनिंग पावर कैसे दोनों की मेंटेन रहे। अभी तो ये देखा जा रहा था कि यूक्रेन और जेलेंस्की बिल्कुल नीचे आ गए हैं, लेकिन बात भी साथ ही साथ चल रही है। मंडे को फिर जो है टर्की में बात रखी गई है और साथ ही साथ जो है फिर जो है अटैक भी हो रहे हैं। तो दोनों अपनी जो है बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग करके एक अच्छा समझौता करना चाहते हैं। लेकिन मसला क्या है, अच्छा समझौता क्या है, जो दोनों के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि रशिया ये कहता है जितना हमने कब्जा कर दिया है वो छोड़ेंगे नहीं। सेकंड, ईस्ट वर्ड जो है नाटो का, इसका जो है यूक्रेन की तरफ नाटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। जेलेंस्की इस पे दोनों तरफ जो है दोनों बातों पे तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रशिया जो है अपनी पुरानी स्थिति पे जाए। 2022 बल्कि 2014 में जब उसने क्रीमिया को कैप्चर किया था कि उसको नहीं, तो भी ये छोड़ने आपको की क्या बात दिख रहा है? करता युद्ध है। बढ़ता हुआ दिख रहा है, समझौता होता हुआ दिख रहा है? देखिए, दोनों के बीच में लटका हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इफेक्टिव जो है मीडिएशन की जरूरत है, जहां पे ट्रम्प फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों युद्ध नहीं उमाशंकर, चाहते हैं। इफेक्टिव मीडिएशन कैसे होगा? जी देखिए, कल ही यानी कि सोमवार को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच सीधे दौर की जो दूसरी बातचीत है वो होने वाली है। सीधी बातचीत का जो दूसरा दौर है वो शुरू होने वाला है। जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री को इस बात के लिए भेजा है वहां पर एक अपने अपने प्रतिनिधि के तौर पर। जो बात है, सबसे बड़ी बात ये वो यही है कि जो रूस है वो चाहता है कि किसी भी सीज फायर के पहले उसके पास इतना ज्यादा एक बफर जोन हो, जिसके लिए उसकी लगातार कोशिश कर रहा है। हमने देखा है कि सुमी के इलाके में कैसे कई गांवों को रूस ने कब्जा किया है और उसकी सेना जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है। तो पूरी मंशा रूस की इस बात को लेकर साफ नजर आती है कि ऐसा एक सिचुएशन हो जिसमें कि उसके पास बड़ा बफर जोन हो, और साथ ही साथ वो चाहता है कि यूक्रेन पर उसका जो एक राजनीतिक जो प्रभुत्व हो, जो अपना कंट्रोल हो, उस तरह का हो। और ये बात ना तो यूक्रेन को मंजूर है, न पश्चिमी देशों को और ना ही अमेरिका को। तो पुतिन, ये भी कहा जाता है कि पुतिन ने एक ऐसा मौका खो दिया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बिल्कुल उसकी तरफ झुके नजर आ रहे थे, लेकिन पुतिन ने इतनी तरह की शर्तें रख दी जिसको लेकर अमेरिका भी तैयार नहीं होगा और इसलिए युद्ध जो है अब ज्यादा लंबा खींचेगा। और एक आखिरी बात ये भी कि पश्चिमी देश हो या अमेरिका हो, उसने जो लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल जो यूक्रेन को रूस के भीतर करने की इजाजत दे दी है, तो अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो ये भी है कि रूस जो है उसके लिए रिटेलिएट करेगा। और आज की रात जो है यूक्रेन के लिए काफी भारी बताई जा रही है, क्योंकि इन हमलों के बरक्स जो है रूस अपना हमला करेगा, इस बात के संकेत हमें यूक्रेन से मिल रहे हैं। जाकिर साहब, फिर तो कल की बातचीत से कुछ निकलना नहीं है। ऐसा तो लगता है कुछ निकलना नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक बातचीत हो। दोनों खत्म करना चाहते हैं युद्ध का। लेकिन यहाँ पर देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है।
वो नेटो को भी सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन भी सपोर्ट कर रहा है, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है मिनरल का। प्लस इस चीज को पुतिन भली भांति समझ रहे थे कि क्या चाहते हैं ट्रम्प। तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक बहुत ही इफेक्टिव डिप्लोमेसी की बात है, पुतिन वगैरह सब बैठ के इसको सॉल्व करें। अदरवाइज इस लड़ाई में कुछ लगता नहीं है कुछ निकल ठीक, के उमाशंकर आएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो मिसकैलकुलेशन के शिकार हुए। उनको लगा कि यूक्रेन को वो दबा लेंगे और पुतिन जो है उनकी शर्तों को मान लेंगे। तो यही मिसकैलकुलेशन जो है वो ट्रम्प को सता रहा है। तभी वो कभी पुतिन को क्रेजी कह रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस उस पर लगाएंगे, और जो ये मसला है जो सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पुतिन इस भरोसे बैठे हैं कि जब वो बफर जोन बन जाएगा और उनके पास जो इतनी मिलिट्री जो माइट है वो है कि वो यूक्रेन को झुका लेंगे। तो दोनों ही तरफ से स्टैंड ऑफ जो है बना हुआ है। और जो अमेरिका है वो जो मध्यस्थता की बात दुनिया भर में करता फिर रहा है, उसकी मध्यस्थता इस मामले में कम से कम कहीं से भी सजती नजर नहीं आ रही। ठीक है उमाशंकर, लेकिन कल की बैठक की कोई बात मतलब है क्या, कोई मायने है क्या? अब तो लगता है कि कोई कल जो बैठक होने वाली उसके कोई मायने ही नहीं है। अब तो जब अगर यूक्रेन ने किया हमला तो फिर रूस भी आप कह रहे हैं कि रिटेलिएट करेगा। जी बिल्कुल, देखिए इस बातचीत जो है उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे हमले चलते रहें, क्योंकि कोई भी पीस निगोशिएशन जो है वो जब चलेगा तभी जाके सीज फायर की कोई सूरत हाल नजर आएगी। क्योंकि अभी तक कोई भी सीज फायर हुआ नहीं है। 30 दिनों के सीज फायर का जो प्रस्ताव था अमेरिका की तरफ से रखा गया था, यूक्रेन ने उसको माना नहीं, रूस ने उसको माना नहीं, यूक्रेन उसके लिए तैयार था। तो पीस निगोशिएशंस अपनी तरफ चलते रहेंगे, अपनी जगह चलते रहेंगे। इसके जरिए रूस ये दिखाता रहेगा कि वो भी शांति चाहता है, यूक्रेन भी ये दिखा रहा है कि वो भी शांति चाहता है। लेकिन रूस के हमलों के बरस यूक्रेन जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और फिर ये जो चेन रिएक्शन है फिर रूस की तरफ से हमला होता है। तो बातचीत की प्रक्रिया अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन हमले अपनी तरफ चलते रहेंगे, क्योंकि कोई सीज फायर अभी तक तो हुआ नहीं। जाकिर साहब, फेल हो गए ट्रंप इसमें? लेकिन ट्रम्प एक जगह फेल है, दूसरी तरह तो वो एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं ना मिनरल का। एग्रीमेंट तो वो साइन कर चुके हैं। अब वो चाहते हैं किसी तरीके से वार रुक जाए। अब वार रुकने की स्थिति में आ नहीं रही है। अब जो बॉम्बर को अटैक किया गया है, जो भी रशिया के बॉम्बर्स को, वो लॉन्ग रेंज जो है वह हो सकता है कि अब रशिया जो है यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करने की कोशिश करे। जी, क्योंकि सारी चीज 4000 किलो के मीटर अंदर घुस के बिल्कुल मारा बड़ी गया बात है। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने इंटेलिजेंस के लिए, और फेल्योर उमाशंकर भी, आपका भी धन्यवाद इस इंटेलिजेंस अहम जानकारी के लिए।